हम लोग का क्लास 12th का टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यदि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जो है दिए गए हैं, ए x1/1, बी x2/2 और सी x3/3, तब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता था 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2। तो ये हम लोग फॉर्मूले जानते थे, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम लोग इस टर्म को जो है डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3/1/2/3 एंड 1 1 1। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है इस टर्म को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3/1/2/3 1 1 1। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, यही पार्ट हमारा मिल जाता है। तो कुछ बातें हैं ध्यान रखने के लिए जो हम लोग नोट के रूप में देखेंगे। कहता है क्या कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन देन वी टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। यदि ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया है, ठीक है, तब हम लोग उसके दोनों साइन पॉजिटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, तब उसमें अननोन टर्म जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म कहता है पॉइंट कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ठीक है, अगर जो है 3 कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं, तब उस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने के इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 हो जाएगा। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लिया x1/1 हो गया 3 8, x2/2 हो गया 4 2 और x3/3 हो गया 5 और 8। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 1/2 x1 x2 x3/1/2/3 जे 1 1 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने यहाँ से जो है वैल्यू रख दिया, तो हो गया 1/2 के साथ हो गया 3 -4 5 8 2 1 और 1 1 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 के अलॉन्ग जो है इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किए तो आ गया 1/2। R1 में जो है पहला टर्म क्या है 3, तो 3 वाले टर्म के रो और 3 वाले टर्म के कॉलन को हमने जो है छोड़ दिया, तो बचा क्या 2 1 1 1। तो इसको जो है हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बचा, इसको जो है हम लोग ने जैसे ही सॉल्व किया तो आ गया 2 -1। तो 2 -1 कितना हो गया 1। ठीक है, क्या लिख दिए 2 -1। दूसरा टर्म क्या किए, तो दूसरा टर्म हम लोग का आया -4 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो अब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दिए तो हमारे पास मिल गया क्या 8 1 और 1 1। ये टर्म हम लोग को मिल गया, तो यहाँ से क्या 8 -1 लिख दिए। ठीक है, और थर्ड टर्म की बात कर लें तो थर्ड टर्म हमारा आ गया क्या 5 के साथ, तो 5 के साथ किए तब हमारे पास क्या टर्म बचा, इसके रो और कॉलम को छोड़े तो बच गया हमारे पास 8 2 1 1, तो मिल गया 8 -2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसे सोल्व करते हैं तो क्या मिल गया भाई कि 1/2 जैसे था रहने दिए, 3 × 2 -1 तो कितना मिल गया 3, 4 × 8 -1 तो मिल गया कितना 7 को 28, फिर हो गया 5 × 8 -2 तो हो गया 6 पंजे 30। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे ऐड किया तो मिल गया 1/2 × 61 यानी 61/2 स्क्वायर यूनिट जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहला इसमें 2 सवाल है जिसमें पहला पार्ट जो है
इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए कह रहा है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है A13, B00 और C(x)(y). तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया 1/2 x1 x2 x3 by1 by2 by3 1 1 1। हमने यहाँ सब मान रख दिया, तो आगे 1/2 टाइम्स 1 0 x 3 0 बाई 1 1 1। अब हमने जो है क्या किया, एक्सपेंड इस टाइम कर रहे हैं C2 के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? तो इस C2 के लॉन्ग हमने इसको एक्सपेंड किया। तो साइन भी याद रखता है कि साइन किस रूप में चलता है C2 के लॉन्ग, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 0 दिया गया है, तो हो गया फॉर्मूले के अनुसार अरेंज किए तो 1/2, ठीक है, 1/2 x1 की जगह हो गया, ये हमारा हो गया -0 के साथ ये रो और कॉलन गया, तो हमारा बच गया 3 माइनस बाई। फिर आ गया +0 के साथ किए तो इसका रो कॉलन गया, तो आ गया 1 माइनस एक्स। और जब हमने इसके -1 टाइम्स किया तो ये इसका रो और इसका कॉलन गया, तो बच गया बाई -3x। ठीक है, तो ये टर्म जो है किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोगों ने सोल्व किया तो हम लोग को क्या मिल गया, बाई -3x = 0, तो बाई बराबर 3x। तो हम लोग को यहाँ से पहला टर्म पता चला, ठीक है, कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो इसके कहता है कि फाइंड के, इसमें के का मान ज्ञात करना है। यदि डी जो है कितना हो जाए, K0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, डी अगर कोई पॉइंट लेते हैं K0, तब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या देता है, 3 स्क्वायर यूनिट। तब के का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, ए हो गया हमारा 13, बी हो गया 0 0 और डी हो गया K0। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिख दिया डायरेक्ट 1/2 1 0 K 3 0 0 और 1 1 1। इसको हम लोगों ने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया। ठीक है, तो एरिया दिया गया है 3, तो हमने क्या कहा था, जब भी एरिया दे देता है तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं। ठीक है, तो +-3 ले लिया, 1/2 R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए तो 1 साथ हो गया 0 -0 -0 के साथ किए तो हो गया हमारा 3 -0 और के साथ किए तो हो गया 3 -0। ठीक है, तो यहाँ हो गया, यहाँ 2 जो है डिवीजन में है, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, +-6 इधर बचा 0 -0 और +3k। तो अगर 3k = 6, इसलिए k = +-2 जो है यहाँ पे क्या होता है, के का मान निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोग के का मान निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे पार्ट आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से HW के रूप में क्या पहला प्राप्त होता है, तो एक्सरसाइज 4.2 जो है HW के रूप में प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कहता है कि माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर के लिए क्या कहता है कि जिस भी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट का जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है तो उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी बचे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे कहता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and its jth column in which elements Aij lie। यानी जहाँ पे वो एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं माइनर, उसके रो और उसके कॉलम को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई Mij। माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, तो Mij के रूप में जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि हमने जो है यहाँ पर क्या किया, तो एक डिटर्मिनेंट लिया ए, क्या लिए हैं भाई डिटर्मिनेंट के रूप में, तो 2 3 4 -1 6 9 0 1 2। ठीक है, तो हम लोग माइनर देखना चाहते हैं 1 2 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमको मिल गया 3। ठीक है, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दिए तो कितना बच गया हमारा, तो हो गया हमारा 1902। इसको सोल्व किए तो आ गया हमारा -2 -0 मतलब -2 जो है इस 3 का क्या मिल गया, M12 का मान आ गया। माइनर ऑफ 1 2 = -2।
ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लें, तो माइनर ऑफ 2 माइनर ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलन यानी इस 6 का, तो इसके रो और इसके कॉलन को छोड़ दिए तो बच गया 2402। इसको सोल्व किया तो आ गया 4 माइनस 0 मतलब 4। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट के जो है माइनर को फाइंड करते हैं। अब दूसरा कहता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या कहता है, तो कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए आई जे के रूप में, और यह बतलाता है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ एम आई जे। ठीक है। जैसे हम लोग समझ लें एक एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से कोफैक्टर ऑफ A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलन का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो लिखते हैं -1 का पावर 1 + 2, ये हो गया आई और ये हो गया जे, तो -1 का पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, तो यहाँ से होगा -1 का पावर 3 मतलब -1, और माइनर ऑफ 1 2 1 और 2 यानी इसका जो है कितना निकल गया हमारे पास माइनर, तो इसके रो और इसके कॉलन गया तो आ गया 6 - 1। ठीक है। तो क्या हो गया माइनस टाइम 5 जो है इसका हम लोग को पता चल गया, क्या इसका जो है हम लोग को कोफैक्टर पता चल गया। नेक्स्ट एक और सवाल देख लें, जैसे कोफैक्टर ऑफ A23, ठीक है, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 1 के लिए हम लोग को निकालना है, तो फॉर्मूले पे अरेंज किए तो हो गया -1 का पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3, तो -1 का पावर 5 मतलब -1 हो गया, और माइनर ऑफ 2 3 इसके रो और इसको कॉलन को छोड़ दिए तो बचा 5 दूना 10 -3, तो आ गया -7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में कि अगर कोई मैट्रिक्स कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसके हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं प्रत्येक एलिमेंट का। किसी डिटर्मिनेंट का जो है प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकाल लिए, कोफैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। तो कहता है कि अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट ए का मान चाहते हैं तो क्या करते हैं कि जिस रो का एलिमेंट लेते हैं उसी रो के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट सम करते हैं। ठीक है। जैसे A11 इंटू A11, A12 इंटू A12, A13 इंटू A13। ठीक है। तो जब प्रोडक्ट सम करते हैं उसी रो के एलिमेंट का उसी रो के कोफैक्टर को निकालकर, तो हमें उस डिटर्मिनेंट का मान देता है। ठीक है। तो यह सभी के साथ किया जा सकता है। कैसे भाई, तो ए यानी सेकंड रो वाले का सेकंड रो के साथ, थर्ड रो वाले का थर्ड रो के साथ। ठीक है। ये हो गया सेकंड वाले का, ये हो गया थर्ड वाले के साथ। उसी प्रकार से कॉलन के साथ भी किया जा सकता है। इस प्रकार से जो कॉलन वाला टर्म है यहाँ से हम लोग को कॉलन वाला ले लेंगे, तो आ जाएगा A11 A11, A21 A21, A31 A31। इस प्रकार से सेकंड कॉलन और थर्ड कॉलन के साथ भी किया जा सकता है। ये सारे के सारे जो है डिटर्मिनेंट का मान देते हैं। ठीक है। और अगर जो है हम लोग उसी रो जो एलिमेंट लेते हैं और उसके अदर रो या रो के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। उसी रो के उसी कोफैक्टर वाले टर्म के साथ जो है वैल्यू देता है डिटर्मिनेंट का, और अगर अदर के साथ करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, उसका मान 0 मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का पार्ट जो है आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइन क्या कहता है, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ये हमने 3rd बाई 3rd ऑर्डर का लिया है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमने सबका एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। अब एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए जब लिखते हैं, ठीक है, यानी ADJ एडजॉइन ऑफ ए, तो क्या करते हैं जो कोफैक्टर तैयार हुआ है इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, यानी रो वाले को कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है। तो जो रो में था यहाँ पे A11 A12 A13, इसको हमने पहले कॉलम में कर दिया। जो दूसरे रो में था उसको दूसरे कॉलम में कर दिया, और जो तीसरे रो में था इसको तीसरे कॉलम में कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या मिल गया है कि द एडजॉइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ is defined as the transpose of matrix Aij, where Aij is the cofactor of element Aij. Adjoint of the matrix A is denoted by Aij या ADJ। ठीक है।
तो ए डी जे के द्वारा हम लोगों ने डिनोट किया, और यह क्या किया, प्रत्येक एलिमेंट का जो है कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, जो सवाल है ए बराबर मैट्रिक्स 2 3 1 4। ठीक है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकाले तो इस 2 का क्या हो गया 4, 3 का क्या हो गया -1, 1 का क्या हो गया -3, और 4 का क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये हमने इसका कोफैक्टर निकाल लिया। अब इसका एडजॉइन निकालने के लिए इस कोफैक्टर का क्या करना होगा, ट्रांसपोज। तो जो रो में है 4 - 1 इसको कॉलन में लिख दिया, जो दूसरा रो है इसको दूसरे कॉलन में लिख दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइन फाइंड करते हैं। अगर इसी चीज़ को जो है हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या मेथड कहता है, तो कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, तब इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी A11 A22 को जो है हम लोग इंटरचेंज कर दिए, और जो अदर डायगोनल हैं उसके हम लोग केवल साइन को चेंज करते हैं। यानी A12 अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे, A21 अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे। जैसे हमारा जो मैट्रिक्स था A = 2 3 1 4, तो इसका एडजॉइन निकाले तो क्या हो गया, इसके जो है जो डायगोनल एलिमेंट था ये हमारा 2 4, इसको इंटरचेंज कर दिए तो हो गया 4 2, और बाकी जो टर्म बचे हुए थे उसको हम लोग साइन चेंज कर दिया, तो 3 था तो -3, और 1 था तो -1। इस प्रकार से हम लोग 2x2 ऑर्डर के जो है मैट्रिक्स का एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 3x3 ऑर्डर का जो है कैसे हम लोग उसका एडजॉइन फाइंड करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।